चलिए आज अपन जिसकी बात करेंगे, ये टॉपिक कॉमन होते हैं वैसे तो, पर अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं स्पेशली बीएससी पार्ट फर्स्ट की। किसकी? बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट की। 3 पेपर चलते हैं आप लोगों के, है ना? उस पेपर फर्स्ट की अपन बात कर रहे हैं आज। तो राइट डाउन कर लेना, इसको लिख लेंगे। पेपर फर्स्ट जिसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राणी विविधता। प्राणी विविधता, ठीक है। देखो अब क्या है, अपन जो सिलेबस पढ़ रहे हैं ना, वो सिलेबस आपके पास पहले आया हुआ है, पहले आपने सिलेबस को पढ़ा है। अब कहाँ पढ़ा है पहले मैं वो बता देता हूँ। ये आपने पढ़ा है 11th क्लास में। कौन सी क्लास में? 11th क्लास में। और यदि सिलेबस चेंज हो गया होगा तो कुछ पोर्शन 12th क्लास में भी दे रखा है। बाकी 11th क्लास की जो सीबीएसई की एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर ये टॉपिक दे रखे हैं, जिन टॉपिक की आज अपन बात करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर इसके नाम से क्लियर हो रहा है प्राणी विविधता, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल। अब एनिमल का मतलब प्राणी, ठीक है। इससे थोड़ा सा पहले आओ आप। पहले आने पर अपन देखेंगे कि देखो जी, जो जीव होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? सजीव और निर्जीव। होते हैं कि नहीं होते? होते, ठीक है। निर्जीव जो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, श्वसन नहीं कर सकते, रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, वो सब क्या कहलाते हैं? निर्जीव कहलाते हैं। और जो सब काम ये कर सकते हैं क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं, ठीक है। बट इन दोनों में एक तीसरी चीज और भी आती है, वो होती है वायरस। क्या होती है? वायरस। ये जो भाई साहब होते हैं, वायरस भाई साहब, ये क्या करते हैं? ये दोनों प्रॉपर्टीज रखते हैं। क्या रखते हैं? दोनों प्रॉपर्टीज। बहुत इंटेलिजेंट होता है ये। कैसे? ये सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है। मेरा फोन नहीं चल रहा, हैंग हो गया, क्या बोलोगे? वायरस आ गया, ऐसे बोलोगे ना, ठीक है। एक बोले क्या हो गया साहब? बोले वातावरण में वायरस फैल गया, बोलते हैं ना, तो वो कौन सा है? सजीव। यानी ये जो वायरस है ये बहुत इंटेलिजेंट है और ये दोनों की प्रॉपर्टी को क्या करता है? शो करता है, सजीव और निर्जीव, ठीक है। अगला, ये जो सजीव होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एनिमल और प्लांट। होते हैं कि नहीं होते? होते। अपन को किसकी बात करनी है? अपन किसकी बात करेंगे इन एनिमल और प्लांट में से? अपन जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो किस में आएगा? एनिमल में आएगा। क्यों करेंगे एनिमल की बात? क्योंकि अपन जूलॉजी पढ़ रहे हैं। जूलॉजी का क्या मतलब है? प्राणी विज्ञान। किसका अध्ययन? जंतुओं का अध्ययन। किसका अध्ययन? जंतुओं का अध्ययन। तो अपन इस प्लांट की तरफ क्यों जाएं? बॉटनी वाला जाने, वो पढ़ाएगा, अपन को टेंशन लेनी ही नहीं। नहीं लेनी ना? लेनी है तुम्हें तो, मुझे नहीं लेनी। मैं क्यों लूं? तुम्हें तो लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि तुम्हारे क्या चलती है? बॉटनी भी चलती है, ठीक है। तो अपन किसकी बात करेंगे? एनिमल की बात करेंगे, ठीक है यहां तक। अब अपन देखते हैं कि सर एनिमल जो है वो बहुत सारे हैं। क्या है? बहुत सारे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहां पर, अमीबा। नाम सुना है? अभी दिखा भी दूंगा। अमीबा, ठीक है। अब अमीबा सबसे छोटा प्राणी है कि नहीं? है ना? अरे आना तो बोलो, हाँ जोर से, है कि नहीं? है। अब अमीबा सबसे छोटा प्राणी और सबसे बड़ा प्राणी जो इस मान लो सृष्टि पे नहीं है अब तो डायनासोर, है कि नहीं? है। जिराफ, हाँ एनाकोंडा, तेरा फेवरेट दिखे वो, है ना? तो ये क्या है? बहुत बड़े हैं, ठीक है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि पूरी सृष्टि के ऊपर या पूरी पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जो कि छोटे भी होते हैं और काफी बड़े भी होते हैं। कई एक कोशिकी भी होते हैं जिनमें एक ही कोशिका प्रेजेंट होती है, जैसे कि अमीबा। कई बहुकोशिकीय होते हैं जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, उपस्थित होती हैं, ठीक है।
कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो जल में रहते हैं, रहते कि नहीं रहते, मछली वगैरह जल में रहती हैं। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो कि वायु में रहते हैं, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो धरती पर रहते हैं। यानी मैं सिंपली भाषा में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि बहुत सारे प्राणी हैं पूरी सृष्टि में, मिलियन बिलियंस की संख्या के अंदर, करोड़ों की संख्या के अंदर क्या है, प्राणी उपस्थित हैं। इसलिए इनमें क्या पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधताएं पाई जाती हैं। आप में है ना, सब अलग अलग प्रदर्शित होते हैं, अलग अलग दिखते हैं, इन सब में क्या है, डाइवर्सिटी है, विविधता है। तो अब अपन को अध्ययन क्या करना है, क्या स्टडी करनी है, वो समझना। अपन को क्या है, अपन को प्राणी तो मिल गए बहुत सारे, क्या मिल गए, बहुत सारे। तोता भी मिल गया और कबूतर भी मिल गया, दोनों ही उड़ते हैं, दोनों ही तार पे बैठते हैं और दोनों ही अनाज खाते हैं, परंतु फिर भी दोनों में बहुत सारे अंतर होते हैं। तो इन अंतर को, यानी ये जो अपने पास कंपैरेटिव स्टडी है, कंपैरिजन जो है, इसको अपन कैसे कर सकते हैं, उसकी स्टडी अपन इस बुक के अंदर करेंगे। ठीक है, जैसे पुरानी किताबें जो हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड हैं, वैसे ये भी 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखे हैं, जिनको मैं लिखवा देता हूं, इसको राइट डाउन कर लो। चलिए अब एक बार इसको समझ लेना, उसके बाद आप इसको रिटर्न कर लें आराम से। अपनी ये जो बुक है डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। जैसे कि पहले अपन ने जो बुक्स देखी थी वो भी 3 पार्ट में डिवाइड थी। ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। मैंने ये बात आपको पिछली क्लास में बता दी थी कि अपने पास जब 12th की क्लासेज में अपन थे तो अपने पास अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते थे। ठीक है, छोटे बड़े सब प्रकार के, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब मैक्सिमम क्या आएगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ही आएंगे। अब बात को समझना क्या है, जो पहला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो कंपलसरी होगा सभी के लिए। ठीक है, आपको इस पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आप यहाँ पर, 5 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कंपलसरी है। ठीक है, ये क्या रहेगा, कंपलसरी रहेगा। अब बचे कितने, 4। कितने बचे, 4। अब 4 में से आपको प्रत्येक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन सोल्व करना है। जैसे कि एक क्वेश्चन सेक्शन ए से करा, एक क्वेश्चन सेक्शन बी से करा और एक क्वेश्चन किससे करा, अपन ने सेक्शन सी से करा। ठीक है, आगे यहां तक बात समझ में। अब बचा एक क्वेश्चन, टोटल 5 करने ना, 3 क्वेश्चन तो ये कर लिए, एक कंपलसरी कर लिया, टोटल कितने हो गए, 4। बचा कितना, 1। अब जो एक क्वेश्चन है वो किसी भी यूनिट में से आप रिपीट कर सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ के अंदर। अब एक बात और समझो, देखो जी क्या होता है, देखिए, यानी प्रत्येक में से आपको एक एक क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन आप कोई भी रिपीट कर सकते हैं। एक बात पहले ध्यान रखना, देखो जी क्या है, अपन जंग पे गए, किस पे गए, जंग पे। ये जंगी तो है, अरे एग्जाम जंगी तो है ना। तो हमारे के क्षेत्र में एक आदमी था, ठीक है, बहुत बढ़िया आदमी, महानुभाव। तो क्या पाकिस्तान से एक बार लड़ाई हो गई, किससे लड़ाई हो गई, पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान से लड़ाई हो गई तो वो गया और बोला, अटल बिहारी वाजपेयी के समय की बात, बोले जी अटल जी मैं पाकिस्तान को एक ही झटके में सल्टा सकता हूँ। बोले जी सल्टा दी, कैसे सल्टाएगा बता। बोले जी मेरे पास एक बहुत बड़ी तोप है, ठीक है, और अगर मैं तोप पाकिस्तान के मुंह की तरफ लगा दूंगा ना करके, तो वो पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। बोले यार ये तो बहुत बड़ी बात है, चल। तो बड़ी सारी तोप थी, इस कमरा है ना, इस कमरे से बड़ी। तो इस तरह की तोप को अब ले जाने के लिए पुराने समय में साधन तो होते नहीं थे, तो वो हाथी घोड़ों से खींच खींच के उसको ले गए। तो उसको बॉर्डर पे लगा दिया। अब उसको पहुंचने में 1-1.5 महीना लग गया तोप को। अब लगा दिया बॉर्डर पे, बोले, फिर उसको बोले खेतरी वाले आदमी को, बोले चला इसको। तो बोले जी या तो कौन चला है। बोले अरे चला। बोले बावड़ा, बोले 1.5-2 महीने से लेके आए हैं इसको, तो चला, इसको क्यों नहीं चलाता। बोले चला। बोले नहीं साहब नहीं चला सकता। बोले क्या बात हो गई, क्यों नहीं चला सकता। वो सब घोड़ों तो घर ही भूले आए, घोड़ा डालने भी तो चलेगी, है ना। कहने का मतलब क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी इज, ठीक है, ये काल्पनिक कहानी है, इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी ताल्लुकात नहीं है। कोई भी व्यक्ति विशेष इसको अपने पे लेके ना जोड़े, वरना ये वीडियो जाएगा कॉल ने को यहाँ कहते कदू यह बात बता, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, आप एग्ज़ाम देने गए और आपको सिलेबस का ही अगर नहीं पता है तो फिर आप वो एग्ज़ाम भी पूर्ण रूप से नहीं दे पाएंगे। ठीक है,
अपन सबसे पहले बात करेंगे अपने सिलेबस की, जो अपने सिलेबस के अंदर दे रखा है, जो 3 यूनिट आपको यहाँ पर दे रखी हैं उनके बारे में। कंफ्यूज कर देते हैं ये लोग भी पढ़ाते पढ़ाते। देखो फर्स्ट यूनिट है बायोसिस्टमेटिक्स एंड टैक्सोनॉमी। अब बात को समझना क्या चीज़ है बायोसिस्टमेटिक एंड टैक्सोनॉमी। अपन ने एक बात पढ़ी कि सर अपने पास बहुत सारे एनिमल हैं, क्या हैं, बहुत सारे एनिमल हैं, उनको सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है, तरीके से, सिस्टमेटिक मतलब तरीके से, बायो मतलब बायोलॉजिकल, कैसे, बायोलॉजिकल, छोटे से बड़े क्रम में उसको व्यवस्थित करना, यानी जो अपन को जीव जैसे जैसे मिल रहे हैं उन सभी जीवों को सिस्टमेटिकली क्या करना, अरेंज करना, ये चीज क्या कहलाती है, बायोसिस्टमेटिक कहलाती है। एंड टैक्सोनॉमी का मतलब क्या, नामकरण करना, क्या करना, नामकरण करना। जैसे कि आपका नाम, क्या नाम आपका, एकता, अब इसका नाम है एकता, तो ये आइडेंटिफाई हो गई ना, अपन ही पता लगा सकते हैं कि एकता किसी का नाम है, इसका मतलब वो किसका नाम है, कोई लड़की का नाम है। अब मान लो कहीं का नाम ऐसे हो कमलेश, तो वो अपन क्या आइडिया लगाएंगे कि किसका नाम है, किसी लड़के का नाम है, परंतु ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, वो किसी लड़की का नाम भी हो सकता है। तो इन सबको अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से क्या करा, अलग अलग डिस्क्राइब करा, और इन सबको क्या कहा गया, टैक्सोनॉमी। किस आधार पर आप किसी जीव को एक स्थान पर रखे रहे हैं, उसकी सेल के आधार पर, उसकी संरचना के आधार पर, उसके किस आधार के ऊपर आप उसको रखे रहे हैं या उसको वर्गीकृत कर रहे हैं, ये किस में आता है, टैक्सोनॉमी में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन को जीव जंतु मिलना शुरू हो गए, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो उनका नामकरण करेंगे कि अब क्या करा जाए, इसको एक जैसे नाम से जाना जाए। अब मान लो अपने यहाँ तो आता है बंदर, आता है मंकी बोलते हैं, थोड़ा आगे निकल जाओ जयपुर साइड में तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, डालिया बोलते हैं, और गांव में चले जाओ तो बांदरो, लंगूर, तो एक ही बंदर के कई अलग अलग नाम हो गए। अब मान लो तुम चले गए अमेरिका, वहाँ पे एक मंकी बैठा है, तुमने बोला ढालिया, तो अमेरिका वाला सोचेगा यार ये प्राणी क्या आ गया, नया आ गया कुछ, सोचेगा ना। एक्चुअल में कौन है वो, मंकी, रिसिस है कि नहीं। तो एक ऐसा नाम दें कि वो नाम पूरे जगत के अंदर क्या हो, लोगों को पता हो, यानी लोग उससे कंफ्यूज नहीं हो। अब इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए वैज्ञानिकों ने कहा देखो सुनो भाई, तुम मेरी बात तो मानोगे नहीं, ठीक है। अब इसका नाम, गुड़िया का नाम रख दिया मान लो एकता, अब घर पे कोई है इसका दूसरा नाम है ना, कोई मोनुडी, कोई डोलूडी, कोई कुछ भी हो, है, सबका नाम है, निकनेम है। अब कंफ्यूज हो गए लोग, ठीक है। अब मैंने मान लो उसके घर पे फोन करा, मुझे एकता से बात कराओ, और वो बोले गुड्डू इधर आ। अब मैं कंफ्यूज, यार मैंने फोन तो एकता को लगाया, गुड्डू कौन आ गई, हो जाऊंगा ना। इसलिए सबका नाम कैसा कर दिया जाए, एक जैसा नाम कर दिया जाए। अब उसके लिए इन्होंने क्या तरीका निकाला, उसके लिए इन्होंने तरीका निकाला कि साहब साइंटिफिक नाम दे देते हैं। कैसा नाम दे देते हैं, साइंटिफिक नाम दे देते हैं। तो साइंटिफिक नाम क्या होगा, सबका कॉमन होगा। आप लोगों का साइंटिफिक नाम क्या है, आप लोगों का वैज्ञानिक नाम क्या है, हाँ सही बोल रही है, क्या है, होमोसेपियंस। क्या है, होमोसेपियंस, आता है कई बार ये पढ़ा है ना, होमोसेपियंस। आप लोगों का नाम, अपना वैज्ञानिक नाम, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियंस। तो इस तरीके के नाम थे, इनसे क्या पता लगा अपन को, इससे ये पता लग गया कि ये क्या है, कोई मानव की बात कर रहा है, और ये पूरे विश्व के अंदर इस बात का लोगों को पता है, ठीक है। तो अपन इस फर्स्ट यूनिट में किसकी बात करेंगे, फर्स्ट यूनिट में अपन बात करेंगे इनके सिस्टमेटिक अरेंजमेंट की और इनके नामकरण की, ठीक है। इसमें पहला टॉपिक है या पहला चैप्टर है जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी के सामान्य सिद्धांत, ठीक है। हिंदी बता देता हूं मैं इसकी, वर्गीकी के सामान्य सिद्धांत, ये एक टॉपिक इसके अंदर दे रखा है। कौन कौन से वर्गीकी के सामान्य सिद्धांत हैं। अगला कंसेप्ट ऑफ प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ, ये कंसेप्ट क्या चीज होती है। अगला टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या चीज होती है, और क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकृत करना, क्या करना, वर्गीकृत करना। किस में, कोडेटा एंड नॉन कोडेटा। कोडेटा नॉन कोडेटा क्या होता है, आप इसको ये समझिए, जिसमें कोड प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगा, कोडेटा, और जिसमें कोड प्रेजेंट नहीं है वो क्या कहलाएगा,
नॉन कोडेटा। इसको सामान्य भाषा में बोल सकते हैं जिसमें मेरुरज्जु उपस्थित है, रीढ़ की हड्डी, वो किस में आएंगे, कोडेट में, और जिसमें नहीं है वो किस में आएंगे, नॉन कोडेट में। ठीक है, इनको क्लासीफाई करना, क्या करना है, इनको क्लासीफाई करना। कैसा क्लासीफाई करना, किस आधार पे क्लासीफाई कर सकते हैं वो समझिएगा। इसको अपन क्लासीफाई कर सकते हैं सिलोम के आधार पर, ये सब चीजें बताऊंगा क्या चीज होती है, सिमेट्री के आधार पर। इसको क्लासीफाई कर सकते हैं सेलुलर लेवल के आधार पर। ठीक है, इस प्रकार से डिफरेंट टाइप से इन कोडेट और नॉन कोडेट को क्लासीफाई किया जा सकता है। यहां तक बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? हाँ। अगला चैप्टर है डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोडेटा एंड कोडेटा। 11th क्लास में पढ़ा है आप लोगों ने, इसलिए आप इसको भूल गए, है ना। 2 साल हो गई, 2-3 साल आप लोगों को हो गई। 11th क्लास की टॉपिक है सभी। बेटा जी डिटेल्ड का मतलब होता है विस्तृत। क्या होता है, विस्तृत। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकृत करना नॉन कोडेटा और कोडेटा को, उनके संघ, उनके फाइलम, उनकी क्लास, उनकी स्पीशीज के आधार पर क्या करना, वर्गीकृत करना। ठीक है, तो इस पूरी यूनिट में अपन सिर्फ किसकी बात करेंगे कि जो अपन को जीव मिले हैं उसको सिस्टमेटिकली तो रख दें और उनका नामकरण कर दें, जिससे भविष्य में अपन को दिक्कतें नहीं आए। ठीक है, अब इस यूनिट के आधार पर अपन ने सभी को नाम दे दिया, क्लासीफाई कर दिया सबको। अब क्लासीफाई कर दिया तो नई आफत हो गई। क्या हुई नई आफत कि अब अपने पास अलग अलग प्रकार के जीव मिलने शुरू हो गए, जिनको अपन ने किसके आधार पर डिस्क्राइब करा, फाइलम के आधार पर। किसके आधार पर, फाइलम के आधार पर। अब उनकी स्टडी करेंगे अपन सेक्शन बी में और सेक्शन सी में। क्या करेंगे वो समझ लेना। पहले अपने पास क्वेश्चन आएगा, इसकी अपन को हैबिटेट बतानी है। हैबिटेट का मतलब होता है आवास कहां पर रहता है। बात समझ में आती है। हैबिट का मतलब किस प्रकार का स्वभाव होता है इसका। ठीक है, मोर्फोलॉजी, मोर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहर से कैसा दिखता है। एनाटॉमी का मतलब अंदर से कैसा दिखता है। ठीक है, फिजियोलॉजी का मतलब वो कार्य कैसे करता है, उसकी जो बॉडी है वो वर्क कैसे करती है। तीनों टर्म समझ में आती हैं। मोर्फोलॉजी वो बाहर से कैसा दिखता है, एनाटॉमी वो अंदर से कैसा दिखता है, और फिजियोलॉजी उसके जो ऑर्गन्स है वो काम कैसे करते हैं। तो अपन को क्या पता लगाना है यहाँ पर, मोर्फोलॉजी। उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर, उसका लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब गति। लोकोमोशन मतलब गति। मैं यहां से उठ के यहां गया, ठीक है, यहां से लेकर यहां गया। अब किसी सांप को जाना होगा तो कैसे जाएगा, यूं, लोकोमोशन। किसी पक्षी को जाना होगा तो वो कैसे करेगा, फ्लाई करके जाएगा। ठीक है, किसी मछली को जाना होगा तो कैसे जाएगी, तैर के जाएगी। तो ये सब क्या है, उसके लोकोमोशन है। ठीक है, ऑर्गन्स ये तो समझते ही हो, अंग। अब अंगों से मिलकर क्या मिलता है, अंग तंत्र। सिस्टम, सिस्टम में कौन कौन से आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, सिस्टम होते हैं। और इसके अलावा लाइफ साइकिल, जीवन कैसा होता है उसका। छोटा बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, लास्ट में मर जाता है। ये सब क्या होती है, उसकी लाइफ साइकिल। और एफिनिटीज, एफिनिटीज का मतलब होता है समानताएं। क्या होता है, समानताएं। किससे मिलता है वो जीव और किसी जीव से मिलता है या फिर नहीं मिलता। और अडाप्टेशन, इसका नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, अनुकूलन। प्रत्येक प्राणी को अपने वातावरण में रहने के अनुसार वो अपने आप को क्या कर लेता है, परिवर्तित कर लेता है। ये क्रिया क्या कहलाती है, अडाप्टेशन कहलाती है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इन सब चीजों की स्टडी करनी है अपन को। किसकी स्टडी करनी है, हैबिटेट की, हैबिट की, मॉर्फोलॉजी की, स्ट्रक्चर की, लोकोमोशन की, ऑर्गन की, सिस्टम्स की, लाइफ साइकिल, एफिनिटीज और एडाप्टेशन। ठीक है, किन में करनी है, करनी तो है, किन की करनी है ये थोड़ी पता है अपन को। इसको पता लगाने के लिए सेक्शन बी के अंदर अपन बात करेंगे सबसे पहले प्रोटोजोआ की। किसकी, प्रोटोजोआ की। सिंगल सेलुलर होता है, एक ही सेल होती है। जो कुछ होता है इस एक सेल में होता है और जो कुछ नहीं होता वो इस एक सेल में नहीं होता। सबसे पहले प्रोटोजोआ, फिर पोरीफेरा, फिर स्लिंटेड्रा, उसके बाद टीनोफोरा, फिर प्लेटी हेलमिंथीज, फिर एस्के हेलमिंथीज और फिर एनालिडा। ठीक है, ये क्या है, डिफरेंट फाइलम है। क्या है, डिफरेंट फाइलम। किसके, इनवर्टिब्रेट्स के, नॉन कोडेटा के। ठीक है, अब बात को समझना, कंफ्यूज मत हो। अपन ने यहां तक जीवों का पता लगाया ना, अपन को पता लगा कि साहब ऐसे ऐसे जीव ऐसे ऐसे फाइलम में अपन रखे सकते हैं। सबसे पहले रखा प्रोटोजोआ। किसमें रखा, प्रोटोजोआ। अपन ने क्या कहा कि देखो साहब
इसमें उन जीवों को रखूंगा जो कि एक कोशी के होंगे। कैसे होंगे? एक कोशी के होंगे। सामान्य रूप से मैं उनको नगण्य आंखों से नहीं देख पाऊंगा, नेक टाइट से नहीं देख पाऊंगा। ऐसे जो जीव हैं उनको मैं किसमें रखूंगा? प्रोटोजोआ में। किसमें रखूंगा? प्रोटोजोआ में। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब प्रोटोजोआ में मैंने रख तो दिया, किसको रखा मैंने? अमीबा को। किसको रखा? अमीबा को, एंटो अमीबा को, पैरामीशियम को और यूग्लिना को, जो सिलेबस में होने की बात कर रहा हूं सिर्फ। ठीक है, अमीबा को, एंटो अमीबा को, पैरामीशियम को और यूग्लिना को। ये सब किस में आते हैं? प्रोटोजोआ में। किस में आते हैं? प्रोटोजोआ में। अब अपन को पता क्या लगाना है वो समझो। अपन को पता लगाना है कि अमीबा है ना, ये अमीबा ये कैसे तो रहता है, क्या इसका स्वभाव होता है, क्या इसकी मॉर्फोलॉजी होती है, क्या स्ट्रक्चर होती है, क्या अडैप्टेशन होती है। किसकी? इस भाई साहब की, अमीबा की। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा? आपको मिलेगा अमीबा के लाइफ साइकिल को वर्गीकृत करिए। लाइफ साइकिल कैसा होता है? ठीक है, अमीबा का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कैसा होता है? ठीक है, तो अपन को क्या करना है? इस अमीबा के बारे में राइट डाउन करना है। बात समझ में आ गई। अब एक चीज और समझो, सिलेबस इसलिए बता रहा हूं कि पता लग जाए, इसलिए नहीं बता रहा कि आप डर जाओ। ठीक है, अब इसकी क्या चीज है? एक बार क्या हुआ, एक लड़का था, दो लड़के थे बहुत बेस्ट फ्रेंड, एक तो मेरे जैसा, ठीक है, ऐसे ही मतलब ठीक ठाक सा, और एक बढ़िया अट्टा खट्टा। तो दोनों क्या बेस्ट फ्रेंड थे। तो गाँवों का समय था, तो गाँव में क्या जा रहे थे वो, ठीक है, जा रहे थे। तो वो खेलते 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 दूर निकल गए गाँव से। तो दूर जब वो निकल गए तो एक सूखा कुआं था। क्या था? कुआं। तो मोटा वाला जो दोस्त था ना, वो उस कुएं के अंदर गिर गया। अब कुएं में गिर गया तो सिंपल सी बात है, छोटा वाला दोस्त मेरे जैसे बेचारा डर गया, यार भाई लो तो गए हो, अब क्या करे। तो वो दोनों जने रोने लग गए। तो क्या करा, जो वो दोस्त था मेरे जैसा पतला दुबला सा, उस दोस्त ने क्या करा, वहां पर जो डालियां पड़ी थी ना, डाली होती है छोटी छोटी पेड़ों की, उन डालियों को इकट्ठा करा और उनसे एक बड़ी रस्सी बना ली, और रस्सी बना ली और उसको कुएं में गेर दी, और बोला बाला पकड़ ले, आजा। उस बोला यार तू मेरे को कैसे खींचेगा, भाई मेरे से 4 गुना आदमी। परंतु उसने क्या करा, उसको जोश के अंदर खींचने लग रहा, रो रहा, वो खींच रहा, रो रहा खींच रहा, मतलब रोता जा रहा, खींचता जा रहा, रोता जा रहा, खींचता जा रहा। 2-4-5 मिनट बाद में वो दोस्त बाहर निकल गया। दोनों गले मिले। अब उनको डर भी लगे, यार घर जाएंगे, शाम हो गई थी। तो वो घर की तरफ जाने लग गए। तो गाँव वाले उनको ढूंढ रहे थे कि आज कटे गया दोनों जना। तो गांव वालों ने पूछा कि साहब कहाँ गए थे? तो उन्होंने बताया कि ये कुएं में गिर गया था और मैंने इसको बचाया। तो गांव वाले हंसने लग गए, बोले यार पागलपंती की बात कर रहा है, झूठ बोल रहा है बच्चा, तो ये इतना मोटा लड़का, ये इतना पतला लड़का कैसे बचाया इसको? कुएं में गिरे वो कैसे खींच सकता है? सोच के देखो, जो बच्चा 2 किलो वजन नहीं उठा सकता, वो 20 किलो का उस बच्चे को कैसे उठाया होगा? पॉसिबल नहीं है ना। ठीक, तो वो क्या हुआ, जाते जाते गाँव में एक मेरे जैसे समझदार गुरुजी थे। मोरों का एग्जाम्पल का है, मैं ही हूँ समझदार, अपन को कम तो मानना ही नहीं है। तो वो गुरुजी के पास गए, बोले गुरुजी यो आया बोल रही है कि यो कुआं में गिर गो और ये इसको इसने बचाया। बोले सही कह रहा है। बोले गुरुजी आप भी पागल हो गए, कैसी बात कर रहे हैं, इसकी हालत देखो, इसकी देखो, 2 किलो वजन नहीं उठा सकता, 20 किलो का लड़का कैसे इसने निकाला कुएं में से? बोले जी बिल्कुल सही कह रहा है। बोले आपको ऐसा क्यों लगता है सही कह रहा है? बोले मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि जब ये उस बच्चे को खींच रहा था तो इसको ये वहाँ पर ये कहने वाला कोई नहीं था कि तू ये काम नहीं कर सकता। आपकी स्थिति भी वैसी है, आपको क्या है, रोकने टोकने वाले बहुत हैं। बीएससी में एडमिशन लिया, या तो वही गुना तेर से पढ़ने बैठे, तू पढ़ ही नहीं सकती, पढ़ ही नहीं सकता। आपको रोकने टोकने वाले बहुत थे, इसलिए आपके काम नहीं हो रहे थे। आती बात समझ में? अगर आपको रोकने वाला कोई हो ही नहीं तो नो डाउट आप क्या करोगे, सफलता को प्राप्त ही करोगे। और एक बात मेरी और ध्यान रखना, इसको किताब में लिख लेना, क्योंकि मेरा कभी कभार मूड होता है, मैं जब भी बताता हूँ इस तरह की बातें, और जब किसी सेमिनार में जाता हूँ 1-1.5 घंटे बोलने के लिए, वहाँ तो पैसे भी लेता हूँ। आपको तो फ्री में बता रहा हूँ, कितनी अच्छी बात है, फोकट का काम। ड्रीम और एम, इन दोनों में बहुत छोटा सा फर्क है। कई बच्चे बोलते हैं आईएएस बनना मेरा ड्रीम है, बोलते हैं ना। कई बच्चे ऐसे बोलते हैं नीट का एग्जाम फाइट करना मेरा ड्रीम है सर, मेरा सपना है कि मैं नीट का एग्जाम तो पता ही होगा सबको, डॉक्टर के लिए लगता है, डॉक्टर बनने के लिए मैं नीट का एग्जाम दूंगा, ये मेरा सपना है। अरे बायला, जब तेरा वो सपना ही है तो तू ये बात तो डिसाइड कर चुका कि वो तो तेरे को मिलेगा ही नहीं। कोई कह सकता है क्या सपना पूरा होगा?
कह सकता है क्या कोई कि सपने पूरे होंगे? नहीं होंगे। तू पहले ही डिक्लेयर कर चुका कि वो तेरा सपना है। तो सपना नहीं बनाना, एम बनाना है। मेरा उद्देश्य है वो मुझे मिलेगा। क्या है? मेरा उद्देश्य है कि वो मेरे को मिलेगा। तो आपको ये उद्देश्य बनाना है, एम बनाना है, सपना नहीं बनाना। सर सपना है मेरा मैं बीएससी कर लूं ना, सपना क्यों है? मेरा एम है, ये मेरा उद्देश्य है कि मैं बीएससी कर लूं, बीएससी करूंगी सर मैं। अब दूसरी बात, बीएससी क्यों करनी है? चलो आप लोगों से सवाल पूछता हूं, बीएससी क्यों करनी है? एक बच्चा जवाब दे सकता है आप में से? 9-10 बच्चे आप बैठे हैं, एक बच्चा जवाब दे सकता है कि बीएससी क्यों करनी है? अच्छी जॉब करने के लिए। और आप दोनों में से? अरे बेटा बोलो। देख, पढ़ाना, कोर्स कराना ये तो मेरा मूल धंधा है, इसलिए आऊं। ये तो मैं जनवरी में शुरू होऊंगा तो भी फरवरी में हटा दूंगा, इसकी टेंशन तो छोड़ो। मैं तुम्हें बोल इसलिए रहा हूं कि तुम एक ऐसी संस्थाओं से निकल के आए हैं जहां तक की पढ़ाई में और अब कॉलेज की पढ़ाई में बहुत अंतर आएगा, तुम्हारे हाव भाव में बहुत अंतर आएगा, और सबसे बड़ी बात तुम्हारे जो हार्मोन सिक्रेशन है उनमें बहुत अंतर आएगा। बहुत प्रकार की फीलिंग, बहुत प्रकार के डिप्रेशन, बहुत प्रकार की चीजें अब तुम्हारे में आएंगी। क्यों करनी है बीएससी? नहीं पता, सच बात ये नहीं पता। लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, इसलिए नहीं करनी है। इसमें कुछ अलग है इसलिए करनी है सर मेरे को। ये आपसे कोई पूछे बीएससी क्यों करनी है, इसलिए नहीं करनी कि सब करने, इसलिए करनी है कि ये अलग है। सर ये अलग है, मैं इसको करना चाहती हूं। दूसरी बात, क्यों? क्योंकि ये टफ है। क्या है? ये टफ है। आप लोग साइंस में है ना, है कि नहीं? आप आर्ट्स भी ले सकते थे, मैं ये नहीं कह रहा आर्ट्स सोचा सब्जेक्ट होता है, बट आप आर्ट्स भी ले सकते थे। आपने ये क्यों लिया? बताओ मेरे को एक बार, क्यों लिया? अब इसका आंसर ये मत देना सर मेरे पास 12th में बायो थी इसलिए मैंने बायो ले ली। नहीं, मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि ये टफ है सर, और नहीं कर रहे, मैं कर रही हूं और मैं इसको अच्छे ढंग से कर रही हूं। तो पहले तो इन बातों के सवालों के जवाब है ना, उनको ढूंढो। मेरा ड्रीम नहीं है सर, ये मेरा एम है, ये करना है। जैसे अभी गुड़िया ने कहा कि मुझे नौकरी लगनी है, बहुत अच्छी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बीएससी करने के बाद किस चीज की नौकरी लगनी है, वो मेरा एम है, वो होना चाहिए। मैं सोते जागते उठते बैठते उसी चीज को देखूं। ये नहीं हो कि आप गई घर पे, ठीक है सर ने समझाया था यार, अच्छा समझाया था यार, बाहर जाके नहीं याद, गुरुजी बढ़िया ही है, देख बड़ा बढ़िया समझाओ एक नंबर को। घर आ गया, घर आ जाते रोटी मिल गई कि आओ सल्टाई रोटी और चद्दर ओढ़ी और जय श्री राम कहानी। ऐसा नहीं करना। बीएससी करने आए हैं, अपना एम बनाइए कि मुझे बीएससी क्यों करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, किसी को ये मत कहने दीजिए यह कर रही है भाई, तू कर रही है ना, क्यों कर रही है, इसमें मेरे में बहुत अंतर है। कोई आपको ये बात आके कैसे बोल जाए, बेटा जी बीएससी 800 रुपये में भी होती है गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम है, अच्छे बच्चे पढ़ पाते हैं, 800 रुपये में बीएससी होती है। और मैंने ऐसा इंस्टीट्यूशन भी देखा है जहाँ पर 80,000 रुपये बीएससी की फीस है, 80,000 रुपये फीस है बीएससी की। तो है तो बीएससी, बैचलर इन साइंस है, सब्जेक्ट भी वही है, अंतर क्या है? कुछ तो अंतर होगा ना, तो वो अंतर ही तो पता लगाना है। और करना क्या है? ये सिलेबस इसलिए नहीं पढ़ना कि बीएससी में है, ये सिलेबस इसलिए पढ़ना है कि सर ये आगे आएगा, मुझे पढ़ना है, इसको मैं पढ़ूंगी और इतने अच्छे ढंग से पढ़ूंगी कि कोई भी मुझसे कुछ भी पूछ ले तो मैं उसको बता सकूं। घास नहीं काटनी, आप खरपतवार नहीं है जिनको हर साल काट के अलग कर दिया जाएगा। आप हर साल उगने वाली वो फसल हैं जो कि अच्छे ढंग से उग जाएगी तो अच्छी उत्पादन क्षमता भी दे सकती है, आप अच्छे भी बन सकते हैं और अच्छे हैं ऑलरेडी, बन क्या सकते हैं, बट मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के नहीं मिलेगा। बिना मेहनत के अगर चीज़ मिलती तो सिंपल सी बात है कि अपन आज यहाँ थोड़ी होते, बहुत आगे होते। और एक बात और दिमाग में रखना, एक बार क्या हुआ, संगमरमर देखा है ना आपने, संगमरमर देखा है, कहाँ से मिलता है? चट्टानों से, पहाड़ से। तो वो एक बार संगमरमर क्या था, वो संगमरमर बहुत बड़ा सारा पत्थर, उसको एक मूर्तिकार तराश रहा था। मूर्तिकार तो जानते हैं ना, मूर्तियाँ तराशता है, मूर्तियाँ बनाता है, तो मूर्तिकार उसको तराश रहा था। तो एक टेम्पू के अंदर, छोटे टेम्पू के अंदर टाइल्स जा रही थी, टाइल्स तो समझ नहीं, सब समझते ना, लगाते हैं।
वो टाइल जा रही थी और उसी में वो मूर्ति जा रही थी। दोनों एक ही चीज़ से बनी थी। क्या थी? दोनों एक ही चीज़ से बनी थी। उसी संगमरमर से वो मूर्ति बनी थी, उसी से वो टाइल बनी थी। तो टाइल ने कहा बड़े स्टाइल से मूर्ति को, उस समय पुराने समय की बात है, उस समय बात करती थे, निर्जीव भी बात करते थे। तो उसने बड़े स्टाइल से कहा उसको, बोले देख किस्मत। बोले क्या? बोले तू भी मंदिर में लगेगी और मैं भी मंदिर में लगूंगी। तू भी उसी चीज़ से बनी है जिस चीज़ से मैं बनी हूँ, पर तू पूजी जाएगी, लोग तेरी पूजा करेंगे और मुझे पैरों में रोन देंगे। 5 मिनट मैडम। तो मुझे रोन देंगे, किस्मत किस्मत की बात है। तो मूर्ति ने कहा बोले किस्मत की बात नहीं है, मेरी क्षमता की बात है। बोले कैसे? बोले जिस समय मूर्तिकार मुझे तराश रहा था, जिस समय छीनी हथौड़े की मार मेरे पे पड़ रही थी, उस समय मैं टूटी नहीं और तू टूट गई। तो तू टूट गई तो तू क्या बन गई? टाइल बन गई। और मैं टूटी नहीं, इसलिए मैं क्या बन गई? मूर्त बन गई। टीचर ने कुछ कह दिया, फैमिली वालों ने कुछ कह दिया, इसलिए नहीं कहा आपकी बेइज्जती करने के लिए, आपको तराशने के लिए। अगर आप तरस गए पूर्ण रूप से, इन छीनी हथौड़ी की मार को सहन कर गए, तो सिंपल सी बात है पूजे जाओगे। अब आई बात कॉलेज में मोहित गुरु जी बस छीनी हथौड़े की मार कड़े ना कड़े मैं भी खाई। नहीं होगा तो सामान्य जैसे और लोग जीवन यापन कर रहे हैं तुम भी कर लोगे। हैं तो सब जीव ही, तो जीव नहीं बनना है, इंसान बनना है और एक एम बनाना है, बिना उस एम के काम नहीं करना है। ठीक है, आ जाओ अपने टॉपिक पे वापिस। अब अपन ने किसकी बात करी? प्रोटोजोआ की। अब अपन ने देखा कि अपन को साइकोन मिल गया। कौन मिल गया? साइकोन। ये कौन है? जीव है, पहले तो बात समझ लेना, एनिमल्स हैं। ठीक है, साइकोन मिल गया, ल्यूकेसोलोनिया मिल गया। अब अपन ने कहा कि ये जो जीव है साहब, ये अमीबा से अलग हैं। किससे अलग है? अमीबा से अलग है। तो मैं इसको किस में रखूंगा? पोरीफेरा में। किस में रखूंगा? पोरीफेरा में। अब पोरीफेरा कौन है? पोरीफेरा जिसके शरीर पर पोर है। क्या है? पोर, छेद है। यानी साइकोन के शरीर पे क्या होंगे? छेद होंगे। क्या होंगे? छेद होंगे। यानी ऐसे जीव जिनके शरीर पर छेद होंगे उनको किस में रखा जाएगा? पोरीफेरा। किस में रखा जाएगा? पोरीफेरा में। अगला सिलेंटेट्रा, ओब्लिया एंड यूरेलिया। ये क्या चीज होते हैं? इनके बारे में भी अपन स्टडी देखेंगे आगे। तो ये जो जीव हैं कौन कौन से? अमीबा, एंटामीबा, पैरामीशियम, यूग्लिनिया, साइकोन, ल्यूकोसोलोनिया, ओब्लिया और यूरेलिया। इन सब की स्टडी किसमें करेंगे अपन? सेक्शन बी में। देखो अपन इनमें से यदि एक एक दो दो भी याद कर लेंगे ना, अपने पेपर में अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? मिलते जुलते हैं। मिलते जुलते हैं जब तो एक साथ रखे गए हैं। बेस्ट फ्रेंड कब बनते हैं? जब दोनों के विचार मिलते हो। हाँ कि ना? ठीक है, तो ये क्या हो गई? सेक्शन बी। इसी प्रकार से अगला कौन सा है? सेक्शन सी। इसमें सबसे पहला कौन सा फाइलम है? टीनोफोरा। कौन सा है? टीनोफोरा। इसमें कौन सा एनिमल आया? बिरोए। कौन सा आया? बिरोए। इसके बाद प्लेटी एलमंथीज, प्लेट के जैसे। किसके जैसे? प्लेट के जैसे चपटे। कौन आया? फैसिलिका, एपिटिका, टीनिया, सोलियम। ठीक है, अगला एस्के एलमंथीज। इसमें कौन आया? एस्केरिज और बाउचेरिया। अगला कौन सा आया? एनेलिडा। एनेलिडा में कौन आया? निरीज और लीच। ये सब क्या है? एनिमल। ये हाथ पे आपके क्या हो जाना चाहिए? याद हो जाने चाहिए कि कौन से सेक्शन में कौन सा एनिमल है। इसमें कौन कौन से है? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और सिलेंटेट्रा। ठीक है, सॉरी, कोसिलेंटेट्रा। इसके अंदर क्या है? टीनोफोरा, प्लेटी एलमेंथीज, एस्के एलमेंथीज और एनेलिडा। ठीक है, आगे बात समझ में। यानी 4 फाइलम इसमें दे रखे, 3 फाइलम इसमें दे रखे। टोटल फर्स्ट ईयर में कितने फाइलम है? 7 फाइलम। इसके आगे के आर्थ्रोपोडा, मोलास्का। ठीक है, ये सब किस में आएंगे? सेकेंड ईयर में। ये जो मैंने लिखे हैं ये किस में आएंगे? सेकेंड ईयर में। इसी प्रकार से जैसे ये है ना बी और सी, इसी प्रकार से इनकी स्टडी किस में करेंगे अपन? सेकेंड ईयर में। किस में करेंगे? सेकेंड ईयर में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना सब्जेक्ट चालू करेंगे, यानी सेक्शन चालू करेंगे। सेक्शन ए, उसमें अपन बात करेंगे जर्नल प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी की। ठीक है, ये टोटल एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन था किसका? आपके सिलेबस का। ये सिलेबस पता होना चाहिए कौन से सेक्शन में अपन कौन सी चीज को पढ़े रहे हैं। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लो।